अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो काफ़ी टाइम के बाद बात हो रही है और उसकी रीज़न ये थी कि मैंने काम से कुछ टाइम ऑफ लिया था, लेकिन नाउ आई एम बैक टू वर्क। सो हम अपना जो सेशंस हैं इनको भी रिज्यूम करते हैं। सो आज मैंने अनफॉर्चुनेटली टॉपिक बहुत डिप्रेसिंग है, बट आई फील कि इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो हम बात करेंगे ब्रेन मेटास्टेसिस की, यानी कि जब कैंसर ब्रेन में स्प्रेड करता है तो किसी को क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे पता चलेगा कि ये सिम्टम्स ब्रेन से रिलेटेड हैं, और हमें उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, और ऐसे पेशेंट्स कितना सर्वाइव करते हैं। सो ब्रेन मेटास्टेसिस बेसिकली इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट इन कैंसर ट्रीटमेंट। ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं या फिर कैंसर ट्रीटमेंट जिनका हो चुका होता है, और ऐसे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका पहली टाइम कैंसर ही ब्रेन मेटास्टेसिस से पता चलता है। सो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि ब्रेन, बोन, लिवर, लंग्स, आपके किसी भी ऑर्गन में मेटास्टेसाइज कर सकता है। ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनका स्किन के ऊपर भी मेटास्टेसिस होती हैं, लिप के ऊपर भी होती हैं, मुंह के अंदर कैविटी में भी होती हैं। सो बहुत अनयूजुअल फॉर्म ऑफ मेटास्टेसिस देखी है हमने, लेकिन जो ब्रेन मेटास्टेसिस है इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कैंसर। सो कुछ कैंसर्स का ब्रेन में स्प्रेड का रिस्क ज़्यादा होता है, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा होता है, लंग कैंसर में ज़्यादा होता है, किडनी कैंसर में ज़्यादा होता है। सो ये जो कैंसर्स हैं इनमें ब्रेन मेटास्टेसिस बहुत कॉमनली देखी गई हैं, लेकिन देयर आर सर्टन कैंसर्स जिनमें ब्रेन मेटास्टेसिस कम होती हैं, जिस तरह कोलोरेक्टम, हेड एंड नेक। इन पेशेंट्स के अंदर जनरली ब्रेन मेटास्टेसिस का इंसिडेंस ना होने के बराबर होता है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का कैंसर ब्रेन में स्प्रेड कर गया है? सो आपको पता है कि ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, विच मीन्स के आपके सारी बॉडी के फंक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कि आपका खाना पीना, आपकी स्वॉलिंग, आपका सांस लेना, आपका चलना फिरना, आपकी मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। और अगर ब्रेन में स्प्रेड होगा तो एनी ऑफ दीज फंक्शंस कैन बी अफेक्टेड। सो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो तो ये होता है कि अगर किसी को सीवियर हेडेक हो रहा है और साथ में वॉमिटिंग हो रही है, इसके अलावा नज़र में कोई तब्दीली आ गई है, या किसी साइड का फालिज हो रहा है, या किसी साइड की कमज़ोरी हो रही है, या फिर आपको बोलने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर आपको समझ आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं सक रहे, या आप बोल सक रहे हैं लेकिन आप जो योर वर्ड्स दे डोंट मेक सेंस। इसके अलावा आपको सांस की तकलीफ़ हो रही है, इसके अलावा आपको झटके पड़े हैं, यानी कि फिट्स हो सकते हैं। सो ऑल दीज सिम्टम्स कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ब्रेन मेटास्टेसिस। सो ऐसे पेशेंट्स जो कि कैंसर ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं या जिनका ट्रीटमेंट हो चुका होता है, उनमें हम हमेशा इन सिम्टम्स को अपने सामने रखते हैं। यानी कि अगर आप ये समझें कि अगर कोई कहता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है अब तो कुछ नहीं होगा, सो रिमेंबर कि जब भी हम किसी को कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं या ट्रीटमेंट कैंसर से रिलेटेड कर रहे होते हैं, तो देयर इज़ स्टिल अ रिस्क ऑफ ब्रेन मेटास्टेसिस एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ब्रेन मेटास्टेसिस का रिस्क उन पेशेंट्स में ज़्यादा होगा जिनकी डिजीज़ एडवांस स्टेज में डायग्नोज हुई है, यानी कि अगर आपका कैंसर स्टेज 3 या 4 में डायग्नोज हुआ है तो आपका रिस्क ऑफ ब्रेन मेटास्टेसिस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी का कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हुआ है तो उसमें ब्रेन मेटास्टेसिस का रिस्क कम होता है। कुछ ऐसे ट्यूमर्स भी होते हैं जिनकी प्रोपेंसिटी टू स्प्रेड टू ब्रेन इज़ वेरी हाई, यानी कि आपका ट्यूमर छोटा सा है लेकिन इट हैज़ स्प्रेड टू द ब्रेन। So the most important thing is that we have to keep all these symptoms which I have just mentioned in our mind at any point. Like if you don't have cancer diagnosis, if you have cancer diagnosis, if you have successfully completed cancer treatment, so brain metastasis किसी भी टाइम पे हो सकती हैं। सो अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स गिनवाए हैं इनमें से कोई भी सिम्टम होगा तो यू विल गो टू एमरजेंसी, दे विल डू अ ब्रेन स्कैन विच इज़ आइदर अ CT स्कैन और एन MRI स्कैन और बोथ। तो इन दोनों स्कैन से हमें ये पता चलता है कि ब्रेन में क्या अबनॉर्मलिटी है, और अगर ब्रेन में कैंसर आता है, सो ब्रेन में जो कैंसर की अपीयरेंस होती है वो बहुत टिपिकल होती है, यानी कि अगर किसी ने स्कैन कराया है और उसमें ब्रेन मेटास्टेसिस आ गई हैं तो इट इज़ जनरली अ वेरी क्लियर डायग्नोसिस, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके स्कैन्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं एंड इट इज़ समटाइम्स नॉट ईजी टू गेट अ डायग्नोसिस, लेकिन मेजॉरिटी में द डायग्नोसिस इज़ वेरी क्लियर।
सो हम ब्रेन मेटास्टेसिस को कैसे ट्रीट करते हैं? सो असाइड फ्रॉम ट्रीटमेंट विच यू आर ऑलरेडी हैविंग फॉर कैंसर, फॉर एग्जांपल अगर किसी का ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है और मीनवाइल ब्रेन मेटास्टेसिस डायग्नोज हुई हैं, सो जनरली द प्रिंसिपल इज़ कि ब्रेन टेक्स प्रायोरिटी, यानी कि आपको ब्रेन मेटास्टेसिस को पहले केटर करना है, क्योंकि ये आपका एक वाइटल ऑर्गन है। अगर ये सही काम करेगा तो हम आगे ट्रीटमेंट कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। पहली बात तो ये है कि जब ब्रेन मेटास्टेसिस किसी की हो जाती है, जैसे मैंने बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लिमिटेड हो जाती है, तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो फ़ौरन से आपका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर अगर किसी को ऑलरेडी स्टेज 4 है तो वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट में भी आपका प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो जब भी किसी का स्कैन में इस तरह ब्रेन मेटास्टेसिस डायग्नोज होती हैं तो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट आपके ब्रेन में कितनी मेटास्टेसिस हैं, एक है, दो है, मल्टीपल मेटास्टेसिस हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनके ब्रेन में बहुत सारी मेटास्टेसिस होती है उनको हम रेडिएशन देते हैं, विच इज़ कॉल्ड होल ब्रेन रेडिएशन, यानी कि पूरे ब्रेन को रेडिएशन दी जाती है और वो सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, डिज़ीज़ को कुछ टाइम तक कंट्रोल कर लेती है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनका 1, 2, 3 या समटाइम्स 5 या उससे भी ज़्यादा मेटास्टेसिस होती हैं, तो डिपेंडिंग के पेशेंट की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, यानी कि उसका पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में कैंसर कंट्रोल्ड है कि नहीं है, यानी कि आपके लंग्स, लिवर, बोन्स, बाकी चीज़ें क्लियर है कि नहीं है। अगर तो बाकी चीज़ें क्लियर होती हैं और पेशेंट की कंडीशन भी अच्छी होती है तो समटाइम्स ऐसे पेशेंट्स को हम एक स्पेशलाइज्ड किस्म की रेडिएशन रिकमेंड करते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। ये जो रेडियोथेरेपी है ये एक आम मशीन से भी की जाती है, ये गामा नाइफ से भी की जाती है, ये साइबर नाइफ से भी की जाती है। सो वट एवर टेक्निक यू आर यूजिंग और वट एवर मशीन यू आर यूजिंग, द पर्पज़ ऑफ दिस रेडियोथेरेपी इज़ कि आपने उन एरियाज़ को टारगेट करना है जहाँ पर मेटास्टेसिस है। फॉर एग्जांपल अगर 3 मेटास्टेसिस हैं तो आप 3 एरियाज़ को टारगेट करेंगे विद रेडियोथेरेपी, विच इज़ स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, लेकिन आप बाकी ब्रेन को बचा लेंगे। और उससे ये होगा कि आपकी जो रेडिएशन है वो टारगेटेड होगी, ऑब्वियसली रेडिएशन रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। और आपको जो है इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको फ्रीक्वेंट MRIs करने होंगे, यानी कि जनरली हम एवरी 3 मंथ्स इन पेशेंट्स का MRI करते हैं टू फाइंड आउट मोर मेटास्टेसिस। तो अगर आपने 3 मेटास्टेसिस ट्रीट किए हैं तो ऐसे पेशेंट्स रिस्क पे होते हैं कि इनके ब्रेन में और भी मेटास्टेसिस हो सकती हैं। सो आप एवरी 3 मंथ स्कैन करते हैं या विद एवरी न्यू सिम्टम आप स्कैन करते हैं और आप उन मेटास्टेसिस को जो दोबारा से नई अपीयर हुई होती हैं या प्रीवियस वाली कोई ग्रोइंग हो रही होती हैं तो फिर आप उनको रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन द सिचुएशन ट्रीट करते हैं। सो रिमेंबर, अगर किसी को भी साइबर नाइफ या गामा नाइफ रिकमेंड की गई है तो उनको फिर मॉनिटरिंग के लिए स्कैन्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि उनको वो पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनके फ्यूचर में ब्रेन में और मेटास्टेसिस हो सकती हैं, क्योंकि हमने पूरा ब्रेन ट्रीट नहीं किया, हमने सिर्फ पार्ट्स ट्रीट किए हैं। सो अगर फ्यूचर में और मेटास्टेसिस होंगी तो उनको भी ट्रीटमेंट चाहिए हो सकता है, और अगर वो ज़्यादा मेटास्टेसिस होंगी तो फिर उस टाइम होल ब्रेन की जा सकती है। सो द ट्रीटमेंट फॉर दीज पेशेंट्स हु हैव ब्रेन मेटास्टेसिस इज मेनली रेडियोथेरेपी। Either it is whole brain radiotherapy, either it is stereotactic radiotherapy, either it is stereotactic radiosurgery. So depending on the situation हम कोई ना कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। सो ऐसे पेशेंट्स जिनकी ब्रेन में डिज़ीज़ हम कंट्रोल कर लेते हैं, उनके अंदर हम जनरली कुछ ऐसा, और जिनकी कंडीशन अच्छी होती है, सो हम उनमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जिसकी पेनिट्रेशन ब्रेन में भी हो। रिमेंबर कि हमारी जो मेजॉरिटी कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस करती, यानी कि वो ब्रेन में इतनी इफेक्टिव नहीं होती ब्रेन डिजीज़ में। सो मेजॉरिटी ड्रग्स जो हैं वो आपकी बॉडी में कंट्रोल कर रही होती हैं कैंसर को, लेकिन ब्रेन में नहीं कर रही होती। सो ब्रेन के लिए बहुत स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स हैं जो कि ब्रेन में जाती हैं। सो फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्रेन मेटास्टेसिस डायग्नोज हो जाती है, सो जनरली फिर हम उनका आवर ट्रीटमेंट इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दोज ड्रग जो कि ब्रेन मेटास्टेसिस को भी कंट्रोल करें और ब्रेन में भी जिनकी पेनिट्रेशन हो और ब्रेन में डिजीज़ को भी कंट्रोल किया जा सके इफ़ेक्टिवली। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रग्स जितनी भी हैं इनके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, इनके रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे नहीं हैं, और इनके जो है इफ़ेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ही हमारे को इक्वेशनल पेशेंट्स होते हैं जिनको हम इन मेडिसिन्स पर डालते हैं और उनका ट्यूमर बहुत लंबे अरसे तक कंट्रोल होता है। सो आई रिमेंबर कि जो मेरी लॉन्गेस्ट सर्वाइवर हैं पेशेंट विद ब्रेन मेटास्टेसिस, शी सर्वाइव्ड माशाल्लाह फॉर 4 years आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ एक्सटेंसिव ब्रेन मेटास्टेसिस।
शी हैड रेडियोथेरेपी, उनको हमने ऐसी ड्रग्स दी जो कि ब्रेन में जाती थी. सो शी स्पेंट एटलीस्ट 4 years after that diagnosis, which was actually a blessing. लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, उनका सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं होता. जनरली दे सर्वाइव ओनली a year and half और less than a year. So unfortunately, so आज का टॉपिक कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी टॉपिक नहीं था, लेकिन वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि ऐसे पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज में डायग्नोज होते हैं, चाहे किसी भी कैंसर से, उनमें ब्रेन मेटास्टेसिस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है या बहुत ही चांस कम होता है. सो अगेन यहाँ पर भी द की इज़ कि आप अर्ली डायग्नोज हों ताकि ब्रेन मेटास्टेसिस का रिस्क कम हो, और अगर लेट डायग्नोसिस हो गया है तो हमेशा यू हैव टू बी ऑन वॉच के ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स तो नहीं हो रहे. थैंक यू वेरी मच.